हेलो एवरीवन, दिस इज़ विशाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बिलीव टू लर्न। और आज से मैं अपने चैनल पर जो टॉपिक पीजीटी हिस्ट्री के पढ़ा चुका हूँ उनके एमसीक्यू की सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप बेहतर ढंग से इनको भी देख लेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। और इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए आपकी परीक्षा से संबंधित बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। अगर कोई कमी रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर मुझे बता सकते हैं, मैं और बेहतर करने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको अच्छा से अच्छा मॉडल पेपर ला कर दूँ, अच्छी से अच्छी टेस्ट सीरीज़ ला कर दूँ, अच्छे से अच्छा कंटेंट दूँ थ्योरी क्लासेस में। और सबसे बड़ी बात कि मैं हमेशा ये प्रे करता हूँ कि मुझसे और मेरे संस्था से जुड़े जितने भी छात्र हैं वो अपने भविष्य में बहुत बेहतर कर पाएँ और हमेशा उनका हाथ खुला रहे दूसरों की मदद करने के लिए, बड़ों की सेवा करने के लिए और अशिक्षित वर्ग को शिक्षित करने के लिए। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी की जॉब जल्द से जल्द लगे, हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है। तो हम अगर बात करें हड़प्पा सभ्यता की तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के तौर पर भी जाना जाता है। साथ ही साथ इसे सिंधु घाटी सभ्यता के तौर पर भी जाना जाता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये एक नगरीय सभ्यता है, इसे नगरीय सभ्यता के तौर पर भी जाना जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी काल अवधि के बारे में। तो इसमें पूछा गया है, 4 ऑप्शन है आपके पास कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसका सर्वाधिक मान्य या मान्यता प्राप्त काल या समय क्या है। तो सबसे पहला ऑप्शन आपके पास दे रखा है 2800 ईस्वी पूर्व से लेकर के 2000 ईस्वी पूर्व तक, 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1750 ईस्वी पूर्व तक, 3500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1800 ईस्वी पूर्व तक, और अंतिम ऑप्शन है निश्चित नहीं हो सकता। तो आपको जल्दी से बताना है, मैं आपको 1 सेकंड का टाइम देता हूँ। तो इसका सही आंसर होगा 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1750 ईस्वी तक। ये बात आपको अंडरलाइन कर लेनी है। और कहीं कहीं पर आपको 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर के ये आपको मिल जाएगा 1500 ईस्वी पूर्व तक, जब तक कि वैदिक सभ्यता का उदय नहीं हो जाता है। तो ये बात भी आपको दिमाग में बैठा लेनी है। अगर अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो अगर हम बात करें कि सिंधु घाटी स्थल, अब बात हो रही है सिंधु घाटी के स्थल कालीबंगा के बारे में। तो आपको बताना है कि जो कालीबंगा है वो कहाँ पर स्थित है। जल्दी से आप कमेंट करके बताएं। आपके पास ऑप्शन है राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या उत्तर भारत में। और साथ ही साथ आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कालीबंगा को अन्य किन विशेषताओं के कारण जाना जाता था। कम से कम मैंने 20 से 25 विशेषताएं बता रखी हैं अपने सिंधु घाटी सभ्यता वाले टॉपिक में, चाहे फिर वो कालीबंगा हो, चनूदड़ो हो, सूतकांगेडोर हो, लोथल हो, हड़प्पा हो, मोहनजोदाड़ो हो, और भी अन्य जितने हैं मैंने उन सब के बारे में सारी बातें आपको बता रखी हैं, चाहे बानावली हो। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कालीबंगा से जुड़ी कुछ 5 प्रमुख बातें। अभी सबसे पहले आपको जवाब देना है कि कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है। तो अगर हम बात करें तो कालीबंगा जो है उसका सही आंसर होगा ए। क्या होगा? ए, मतलब राजस्थान में स्थित है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम और आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। अगर हम बात करें कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे, तो अभी मैंने पहले ही बता दिया कि हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो आपको साफ साफ बताया है कि ये एक नगरीय सभ्यता थी। तो सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि इसका आंसर होगा कि ये एक शहरी सभ्यता थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और इसको देखते हैं। अगर हम बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है ईंट से, ऑप्शन बी है बांस से, ऑप्शन सी है पत्थर से और ऑप्शन डी है लकड़ी से। तो आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है। अब मैं बताता हूँ कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे तो ये एक नगरीय सभ्यता है, इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। और इसका नगर नियोजन या नगर प्रणाली इतनी बेहतर थी, इतनी उत्तम किस्म की थी कि इसके बारे में ये कहा जाता है कि अभी भी अमेरिका के अच्छे अच्छे शहर सिंधु घाटी
सभ्यता की जो नगरीय व्यवस्था है उसको मात नहीं दे सकते। तो अब हम बात कर लेते हैं, इसका सही आंसर होगा ईंटों से। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें लगता है कि हर किसी को इसका आंसर पता होगा। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? जल्दी से आपको बताना है, बहुत सरल है। तो जो हड़प्पा वासी थे वो कपास के उत्पादन के लिए बहुत अधिक या सर्वप्रथम थे, बहुत अधिक प्रसिद्ध थे और सबसे ज़्यादा मात्रा में कपास का उत्पादन हड़प्पा वासियों के द्वारा किया जाता था। अब आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में 5 इम्पॉर्टेंट फैक्ट कमेंट सेक्शन में बताने हैं। तो अब हम और आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को बेहतर ढंग से देखते हुए चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों या फिर मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? तो क्या क्या ऑप्शन है? ऑप्शन ए है सेल खड़ी, ऑप्शन बी है तांबा, ऑप्शन सी है तांबा, ऑप्शन बी है कांसा और ऑप्शन डी है लोहा। तो आपको जल्दी से बताना है कि इसका आंसर क्या होगा सही। तो आपको कमेंट करके बताएं जल्दी से, नहीं तो मैं इसका आंसर बताता हूं। तो इसका आंसर होगा सेल खड़ी, ऑप्शन ए। अब अगर हम बात करें तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बात करते हैं तो सेल खड़ी का जो है, सेल खड़ी का आयात या निर्यात या सेल खड़ी की प्राप्ति हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से हुई, या सेल खड़ी बहुयात में कहाँ पाई जाती थी हड़प्पा सभ्यता के दौरान। ये सारी चीज़ें मैंने अपनी सिंधु घाटी सभ्यता वाले टॉपिक में बताया है। करीब 1 घंटे का वीडियो बनाया है, 5 बुकों से, 5 अलग अलग बुकों से और अपने नोट से बनाया है। और मैं गारंटी लेता हूं कि अगर इतना कुछ जितना मैंने बताया है उससे अधिक किसी भी वीडियो पर मिल जाएगा तो मैं खुद से आप सबसे आकर माफ़ी मांगूंगा। तो मैं और आगे चलता हूं और चीज़ों को बेहतर ढंग से बताने का प्रयास करता हूं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर हम बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो इसमें आपके पास ऑप्शन दे रखा है व्यापार दे रखा है, आपके पास ऑप्शन दे रखा है पशुपालन, और 2 ऑप्शन और हैं, मैं उनको भी बता देता हूँ। 2 ऑप्शन है आपके शिकार और कृषि। तो आपको जल्दी से बताना है कि क्या ऑप्शन सही होगा, कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था। तो मैं आपको अपने उस टॉपिक को जब पढ़ाया है सिंधु घाटी सभ्यता को, तो आपको साफ साफ बताया है कि जो ये सभ्यता है इसका मुख्य व्यवसाय व्यापार था, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो थे वो शिल्पकार थे, व्यापारी थे, और ये एक नागरिक सभ्यता थी जो मुख्यतः व्यापारियों और शिल्पकारों पर आधारित थी। अगर हम बात कर लेते हैं किसकी, ऋग वैदिक काल की, या हम वैदिक काल की बात कर ले, तो वैदिक काल में अगर हम ऋग वैदिक काल की बात करते हैं 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व तक के समय की, तो उस समय की अगर हम बात करें तो उस समय जो आर्य थे, या जो हमारे उस समय के आर्य निवासी थे या आर्य कुनबा जिनको कहा गया, जिनके 5 कबीले थे, उनके बारे में कहा जाए तो उस समय ऋग वैदिक काल में उनका जो व्यवसाय था आर्यों का, वो क्या था, पशुपालन। और जब हम उत्तर वैदिक काल में चले जाएंगे तो आर्यों का जो व्यवसाय था वो पशुपालन और कृषि दोनों एक बराबर हो गया था। तो मैं चीज़ें साथ साथ एक्सप्लेन भी करता हुआ चल रहा हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उसमें क्या पूछा गया है और उसको आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 को थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूं ताकि आपको ऑप्शन ना दिखे। अगर हम बात करें कि निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है, तो आपको बताना है कि अगर हम हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे तो उसकी सर्वप्रथम खोज किसने की थी। मैंने बहुत बेहतर ढंग से आपको बताया है, आपको बहुत जल्दी से बताना है। 2 सेकंड का मैं आपको टाइम दूंगा। तो अगर हम हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो इसके लिए आपको ऑप्शन मिल रहे हैं सर जॉन मार्शल, R.D. बनर्जी, A. कनिंघम और दयाराम साहनी। तो हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की, तो इसका सर्वप्रथम उत्खनन 1921 ईस्वी में हुआ था।
ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? तो श्री दयाराम साहनी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ये बात आपको नोट कर लेनी है, क्या हो जाएगा? श्री दयाराम साहनी। साथ ही साथ इनके साथ में कौन था? तो माधव स्वरूप वत्स भी थे, जिन्होंने उत्खनन किया था, या जो खोजकर्ता के तौर पर जाने जाते हैं। अगर हम बात करें कि ये किस नदी के तट पर है, तो जो हड़प्पा है वो रावी नदी के तट पर है। वर्तमान में स्थिति क्या है? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी ज़िले में स्थित है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अब हम और आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। अगर हम बात करें कि सिंधु सभ्यता का पत्तन या बंदरगाह कौन था, तो सभी को पता है अगर बंदरगाह की बात होगी तो इसमें ऑप्शन की भी ज़रूरत नहीं है, लोथल की बात हो रही है। मैं और आगे बढ़ता हूँ और जल्दी से आपको बताने का प्रयास करता हूँ। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण, अभी मैंने बात करी थी कि सिंधु सभ्यता में घरों के निर्माण में या भवन के निर्माण में किसका प्रयोग किया गया, तो मैंने बताया था वहाँ पर ईंटों का। फिर कालीबंगा की बात की थी, उसके अलावा लोथल की बात की है, अभी रोपड़ की भी बात की है हमने, और साथ ही साथ मैंने आपको मोहनजोदड़ो, बानावली और चन्हूदड़ो इन सब के बारे में बताया है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि सिंधु सभ्यता की जो ईंटों का अलंकरण है वो आपको किस स्थान से मिला? कालीबंगा से, चन्हूदड़ो से, मोहनजोदड़ो से, या यहाँ पर दिया हुआ है बाणावली, जिसे बानावली कहते हैं। यहाँ पर दे दिया क्या गया है? बाणावली, लेकिन जिसे हम कहते हैं क्या है? बानावली। तो आपको जल्दी से बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो अभी मैंने पहले ही बताया था, मैं फिर से बता देता हूँ, इसका आंसर क्या होगा? कालीबंगा होगा। कालीबंगा कहाँ स्थित है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, कहाँ? राजस्थान में। तो मैं और आगे बढ़ता हूँ और चीज़ों को आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो देखिए आपके पास ऑप्शन दे रखा है, सवाल है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो आपको बहुत जल्दी बताना है। इसके लिए तो आपको कमेंट सेक्शन में जो है ऑप्शन की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए अगर आपने ठीक ढंग से पढ़ा है। ऑप्शन फिर भी मैं दे रहा हूँ कौन कौन से हैं। तो पंजाब है, सिंध है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है। तो सबसे पहले हम मोहनजोदड़ो की अगर बात करें तो 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी या उत्खनन किया था। ये कहाँ है? तो ये सिंध नदी के तट पर है। और कहाँ है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में। तो यहाँ लरकाना नहीं दे रखा है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सिंध हो जाएगा। ये बात आपको दिमाग में बैठा लेनी है। अब हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार। ये बच्चे को पता है और हमें लगता है कि इसके लिए आपको जो है ऑप्शन की भी ज़रूरत नहीं है। अगर हम बात करते हैं वृहद स्नानागार की, तो ये आपको कहाँ से मिला है? ये आपको मिला है मोहनजोदड़ो से। ये डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए। अब हम और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई। अभी मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है, तो इसके लिए भी आपको ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है। अब हम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कपास का उत्पादन। ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक और यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? ये कई बार पूछा गया। तो ग्रीक और यूनान के लोग थे, तो किस नाम से? सिंडन नाम से पुकारा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब हम और आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर अब हम देख लेते हैं जो हमारा 15 नंबर है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं और क्या क्या पूछा गया है। आपके साथ साथ तैयारी भी होती चलेगी और मैं एक्सप्लेन भी करता हुआ चलूँगा। तो अगर हम बात कर ले रंगपुर की, जैसा कि आप देख पा रहे हैं रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। तो सबसे पहले तो आपको हमें ये बताना है कि रंगपुर कहाँ पर स्थित है और इसका उत्खनन कहाँ हुआ। तो मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर मैं रंगपुर की बात करूँ तो 1931 से लेकर के 1934 का जो समय है ये इसका उत्खनन वर्ष है। अगर इसके हम बात करें कि उत्खननकर्ता कौन थे या खोजकर्ता कौन है, तो ये हैं माधव स्वरूप वत्स। ये भी आपको पता होना चाहिए। किस नदी के तट पर है? तो यह जो है भादर नदी के तट पर है। कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। ये बात आपको दिमाग में बैठा लेनी है। तो अगर हम रंगपुर की बात करते हैं तो ये कहाँ है? आपको बताना है कि रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता मिली है
वो कहाँ पर थी, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं। तो वो कहाँ पर है, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में या फिर राजस्थान में। तो इसका सही आंसर होगा सौराष्ट्र में। क्या होगा इसका सही आंसर, सौराष्ट्र में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं ताकि चीज़ आपको दिखाई देती रहे। अब हम बात करते हैं हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे। तो ये बच्चा बच्चा जानता है जो भी पीजीटी की तैयारी कर रहा है हिस्ट्री से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सर जॉन मार्शल। ये बात आपको दिमाग में बैठा लेनी है। अब हम और आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें कि निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिलती है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है, आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है। कि सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे। तो कौन सा पशु था, जल्दी से आप बताएं। घोड़ा था, गधा था, बैल था, हाथी था। तो इसका सही ऑप्शन होगा बैल। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे। किस चीज़ में विश्वास करते तो आपको मैं फिर से क्लियर करा दे रहा हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो मात सत्रात्मक थी, इसलिए वो मात शक्ति पर विश्वास करते थे। जबकि वैदिक सभ्यता जो है वो पितृ सत्रात्मक है। ये बात आपको दिमाग में बैठा लेनी है। अब हम और आगे चलते हैं और देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। तो वो कौन थे, 4 ऑप्शन है आपके पास। एक तो आपके पास है आदि शिव, बहुत ध्यान से आपको सुनना है। दूसरा ऑप्शन है आपके पास आदि ब्रह्मा। तीसरा है आपके पास आदि विष्णु और चौथा है आदि इंद्र। तो मैंने अभी फिर से मैं आपको बताता हूँ कि जब मैंने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाई तो मैंने उसमें आपको बताया कि जो भारत में शैव धर्म है सबसे प्राचीनतम है और भगवान शिव जी के जो है कुछ साक्ष्य उनके लिंग स्वरूप या उनके रूप के जो साक्ष्य हैं वो आपको कहाँ, सिंधु घाटी सभ्यता से मिले हैं। ये बात मैंने आपको अभी के अभी बताई है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जब तक आप टॉपिक्स को क्लियर से नहीं पढ़ेंगे तब तक आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। ये बात आपको दिमाग में बैठा लेनी है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जो भगवान शिव हैं उनका जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो क्या है, आदि ऐतिहासिक सिंधु सभ्यता से मिला तो है ही है। आपको ये भी पता होनी चाहिए कि अगर हम वैदिक काल की बात करें तो ऋग्वेद में जो शिव जी हैं उनका नाम रुद्र के रूप में लिया गया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आदि शिव। ये बात आपको दिमाग में बैठा लेनी है। इसका सही आंसर हो जाएगा आदि शिव। अब हम और आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 20। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। तो सबको पता है, बच्चा बच्चा जानता है। गुजरात की अगर बात हो रही है तो लोथल के बारे में आप सबको, हर एक बच्चे को पता है। अगर हम बात करें कि जो है लोथल के खोजकर्ता कौन थे तो आपको कमेंट सेक्शन में जाकर बताना है कि जो लोथल है उसके खोजकर्ता कौन है। ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। तो हम और आगे अब चलते हैं। अगर हम बात करें कि लोथल का उत्खनन किस वर्ष में हुआ था तो लोथल का उत्खनन 1955 से 1962 में हुआ था। उत्खननकर्ता कौन थे तो ये आप ही को बताना है। अगर हम बात करें कि किस नदी पर है तो ये घाघरा नदी के तट पर है। कहाँ है तो अहमदाबाद गुजरात में है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अब हम और आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। बच्चों वाला सवाल है। मोहनजोदाड़ो की जब भी बात होगी तो आंसर होगा मृतकों का टीला। इसके लिए ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है। अब हम और आगे बढ़ते हैं और जो हमारे बचे हुए प्रश्न हैं उनको देख लेने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली की अगर हम बात करें तो उसके लिए क्या है, कौन कौन से ऑप्शंस हैं आपके पास।
पहला ऑप्शन है धौलावीरा, दूसरा ऑप्शन है लोथल, तीसरा ऑप्शन है कालीबंगा और चौथा ऑप्शन है आलमगीरपुर। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि उन्नत जल प्रबंध की अगर बात हो रही है तो कहाँ से हो रही है। तो अगर हम इसके सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप जल्दी से बताएं, मैं आपको 2 सेकंड का टाइम देता हूं। इसका सही आंसर होगा धौलावीरा। ये बात आपको नोट कर लेनी है। और धौलावीरा से इम्पॉर्टेंट जो बातें हैं मैंने आपको बहुत बेहतर ढंग से बता रखी हैं, तो वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि परीक्षा में धौलावीरा से संबंधित कई चीज़ें पूछी जाती हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर हम बात करें तो धौलावीरा से ही जो है सिंधु लिपि के 10 बड़े अक्षर प्राप्त हुए थे। तो ये बात भी आपको दिमाग में बैठा लेनी है, क्योंकि ये कई बार पूछा जाता है। जो प्राचीन सूचना पट्ट के रूप में प्रयुक्त किए गए थे। और सबसे सर्वश्रेष्ठ अगर हम बात करें पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में जो जल प्रबंध था वो भी धौलावीरा का था। तो हम और आगे बढ़ते हैं और जो हमारे बचे हुए प्रश्न हैं हम उनको देख लेते हैं। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था? बहुत सरल है। अगर आप ये नहीं बता पा रहे हैं तो फिर आपने अच्छे से तैयारी नहीं करी। इसके ऑप्शन है हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो और सिंध। जल्दी से बताइए, क्योंकि उस सभ्यता का नाम ही उसके कारण पड़ा है। तो सिंपल सी बात है, हम किस सभ्यता की बात कर रहे हैं? हड़प्पा सभ्यता के बारे में। सिंध, अब देखिए यहाँ पर क्या है, सिंधु जो है वो कोई पुराना शहर नहीं खोजा गया। सिंधु एक नदी है, उसके तट पर जो है सिंधु घाटी सभ्यता पाई गई। लेकिन अगर पुराने शहर की बात करें तो सबसे पहले जो खोज हुई है तो 1921 में किसकी हुई है? हड़प्पा की। अब हम और आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। हड़प्पा कालीन स्थल से किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? बच्चों को पता है कि लोहे की नहीं हुई है। लोहे की जो प्राप्ति हुई है वो हुई है वैदिक काल में। इसीलिए वैदिक सभ्यता को लौह युगीन काल के तौर पर भी जाना जाता है। जबकि अगर हम हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है, लौह युगीन नहीं। तो कौन सी धातु का ज्ञान नहीं था? एक तो रक्षा शास्त्र या रक्षा उपकरण का ज्ञान नहीं था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को, और साथ ही साथ लौह धातु का ज्ञान भी नहीं था। अब हम और आगे बढ़ते हैं और अपना अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। अगर हम बात करें कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। घोड़े के भी प्राप्त हुए हैं, मैंने आपको बताए हैं। हाथी के कंकाल प्राप्त हुए हैं, घोड़े की अस्थियाँ प्राप्त हुई हैं। गाय का भी मैंने बताया है कि आपको कहाँ पर प्राप्त हुआ है। गाय के बहुत ज़्यादा साक्ष्य तो नहीं मिले और ना ही गाय की इतनी बात हुई है सिंधु घाटी सभ्यता में। लेकिन अगर हम बात करें कि जिसके एक भी साक्ष्य नहीं मिला है तो वो क्या है? शेर है। ये बात आपको दिमाग में बैठा लेनी है। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का यह प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो और आपको ये अगर जो हमने प्रश्न पूछे, MCQs पूछे वो अच्छे लगे हों तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी लाभ उठा सकें। और मेरा प्रयास ये रहता है कि जब हम MCQ भी लेकर के आएँ तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम आपको बताते हुए चलें, लेकिन वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए मैं बार बार चीज़ों को रिपीट नहीं करता हूँ। क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका पता होना कि गाय के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, क्योंकि गाय की बात बहुत ज़्यादा नहीं हुई है सिंधु घाटी सभ्यता में। घोड़े की बात करते हैं तो घोड़े पर भी कई सारे कन्फ्यूजन आपको मिलते हैं। तो ये सारी बातें अगर आप हमारा सिंधु घाटी सभ्यता वाला वीडियो देख लेंगे जो कि 1 घंटे 10 मिनट के आसपास का है तो उससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। उसके लिए मैंने कम से कम 5 से 6 बुकों का इस्तेमाल किया है, अपने नोट्स का इस्तेमाल किया है और जो बेहतर कंटेंट हम लाकर आपको दिए हैं आपके काम आ सकेगा तो हमें भी बहुत खुशी होगी। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। आप जल्दी से जल्दी जॉब लें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने बच्चों और अपने बच्चों जैसे बहुत सारे अन्य बच्चों के जिनकी कोई मदद करने वाला नहीं है आप उनकी मदद करें, उनको शिक्षा के लिए अग्रसर करें। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ।